एक बड़े से जंगल के बीचों बीच था एक गांव। नाम था फुसफुसाते जंगल। पेड़ थे बड़े बड़े। उनकी शाखाएं आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं कि ऊपर एक छत सी बन गई थी। धूप भी मुश्किल से नीचे आ पाती थी, जिससे जंगल के फर्श पर लंबे लंबे साए पड़ते थे और एक अजीब सा डर लगता था। गांव बहुत छोटा सा था। पेड़ों के बीच बने हुए थे कुछ छोटे छोटे घर, जिनकी छतें घास फूस से बनी थी और उन पर काई जमी हुई थी। गांव वाले बहुत सीधे साधे थे। जंगल से ही उनका घर चलता था और सब एक दूसरे की मदद करते थे। फुसफुसाते जंगलों में जिंदगी शांत थी, एकदम शांत। लेकिन फिर भी हवा में रहस्य का साया हमेशा बना रहता था। गांव वाले अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते थे। वो अजनबियों का खुले दिल से स्वागत करते थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। भूतिया नदी। गांव के एकदम किनारे पर यह नदी बहती थी। इसका पानी काला और देखने में डरावना था। लोगों का कहना था कि बहुत साल पहले इस नदी में एक परिवार डूब गया था। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो इसी नदी में भटक रही हैं। भूतिया नदी देखने लायक होती थी। इसका पानी एकदम स्याही की तरह काला था, जिसमें आसपास के पेड़ इस तरह दिखाई देते थे जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा आईना हो। पानी के ऊपर धुंध छाई रहती थी, जिससे दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। दिन में भी नदी के आसपास एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले अजीब अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। कोई कहता था कि हवा में किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई कहता था कि रात को पानी के ऊपर अजीब अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने उस डूबे हुए परिवार को देखा है। उनके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे। फुसफुसाते जंगल के बुजुर्ग बच्चों को सूरज ढलने के बाद नदी के पास जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि वहां कोई बुरी शक्ति है जो बेखबर लोगों को अपना शिकार बनाती है। ज्यादातर लोग इन बातों को मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्हें अंधविश्वास मानते थे। वो इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था कि ये सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। उन्हें क्या पता था कि सच्चाई तो बहुत ही भयानक थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता, फुसफुसाते जंगल पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती। गांव वाले अपने घरों में चले जाते। वे अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। उनके दिल डर और कौतूहल के मिश्रण से तेजी से धड़कते, क्योंकि रात के समय ही भूतिया नदी अपनी असली रूप में आती थी। जंगल में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजती। ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद फुसफुसा रहे हों। हवा में सड़ते फूलों और गीली मिट्टी की गंध घुल जाती। गांव वाले टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के पास इकट्ठा होकर धीमी आवाज में कहानियां सुनाते। वे सफेद साड़ी वाली एक औरत के बारे में बताते जो नदी किनारे घूमती रहती है। रात में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती रहती हैं। वे उसका वर्णन हमेशा जवान रहने वाली औरत के रूप में करते। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरे और अंतहीन दुख से भरी होती। कुछ लोगों का मानना था कि वो उस डूबे हुए परिवार की मां है जो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रही है। दूसरों का दावा था कि वो एक दुष्ट आत्मा है जो दूसरों को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती है। गांव वालों में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। अर्जुन अपने जिज्ञासु स्वभाव और साहसिक कार्यों के लिए जाना जाता था। वो भूतिया नदी से जुड़ी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो उन्हें मनगढ़ंत कहानियां कहकर खारिज कर देता था, जिन्हें बच्चों को डराने के लिए बनाया गया था। अर्जुन ये साबित करने की ठान चुका था कि डरने की कोई बात नहीं है। उसका मानना था कि तर्क और बुद्धि से अकथनीय घटनाओं को भी समझाया जा सकता है। एक शाम जब आसमान लाल रंग का हो गया, अर्जुन ने नदी किनारे रात बिताने की घोषणा की। गांव वाले डर गए। उन्होंने अर्जुन से ऐसा न करने की विनती की, लेकिन उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन अपने फैसले पर अटल था। बस एक लालटेन और अपने अटूट विश्वास के साथ कि डरने की कोई बात नहीं है, वो भूतिया नदी की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। उनके दिल डर से भरे हुए थे। भाग 5। नदी के किनारे एक रात। जैसे ही अर्जुन नदी की ओर बरच रहा था, जंगल उसके आसपास सिमटता जा रहा था। हवा में नमी बढ़ गई थी और सड़न की गंध और तेज हो गई थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं, जिससे लंबी और डरावनी परछाइयां बन रही थीं जो उसके आसपास नाच रही थीं। भयानक माहौल के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, हवा तेज हो गई और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनकी शाखाएं तनाव के कारण चरमरा रही थी। नदी खुद एक काला शून्य थी। उसकी सतह पर कभी कभी लहरें उठ रही थीं।
अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी लालटेन नीचे रख दी और अपना सामान खोलने लगा। रात के लिए खुद को आरामदायक बनाने के लिए दृढ़ था। भाग 6। प्रेत का दिखना। जैसे ही अंधेरा जंगल में छा गया, तापमान गिर गया। अर्जुन अपनी लालटेन के पास आ गया। लपटें टिमटिमाती परछाइयां बना रही थीं, जो उसके चारों ओर नाच रही थीं। हवा पेड़ों से होकर बह रही थी, अपने साथ कई तरह की भयानक आवाजें ला रही थी। अर्जुन ने आवाजों को पहचानने की कोशिश करते हुए कान लगाए। तभी उसने उसे देखा। नदी के किनारे एक सफेद साड़ी में एक आकृति खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, उसकी एड़ियों तक पहुंच रहे थे। वो जमीन से ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके नंगे पैर जंगल के जमीन को नहीं छू रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चेहरे से खून उतरता हुआ महसूस किया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो डर के मारे जड़ हो गया था। भाग 7। पीछा। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे से मुड़ी। चांदनी में उसका पीला चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और गहरे, अथाह उदासी से भरी हुई, अर्जुन से मिली। उसके होठों से खून जमा देने वाली चीख निकली, ऐसी पीड़ा और निराशा से भरी आवाज जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। वह पीछे की ओर भागा। उसका पैर एक जड़ से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट में अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो मुड़ा और भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने पीछे औरत की चीखें सुन सकता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अंधे की तरह भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे। जंगल अंतहीन लग रहा था। पेड़ अपनी गांठदार शाखाओं से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ आच रहे थे। अर्जुन जानता था कि अगर वो जल्द ही गांव नहीं पहुंचा तो वो खो जाएगा। भाग 8। एक भयानक खोज। सूरज उगने लगा था। फुसफुसाते जंगल पर एक गर्माहट फैला रहा था। जब गांव वाले जंगल के किनारे इकट्ठा हुए, उन्होंने पूरी रात अर्जुन की चीखें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं निकले थे। अब अपने पास जो भी हथियार मिल सके, उसे लेकर वे उस जवान लड़के को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें ज्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी। अर्जुन का बेजान शरीर जंगल के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक मौन चीख में जम गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी त्वचा पर खरोंच और चोट के निशान थे। ये साफ था कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा था। गांव वालों ने एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देखा। वे अपने दिल में जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। भाग 9। शोक में डूबा गांव। फुसफुसाते जंगल पर एक भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि गांव वाले अर्जुन के शरीर को वापस गांव ले जा रहे थे। वे उसके जाने का शोक मना रहे थे। उनके दिल दुख और डर के मिश्रण से भरे हुए थे। बुजुर्गों ने दुख से सिर हिलाया। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई थी। अर्जुन की मौत ने भूतिया नदी में रहने वाली शक्ति की एक भयानक याद दिला दी थी। अगले दिन अर्जुन को दफना दिया गया। उसकी कब्र को लकड़ी के एक साधारण क्रॉस से चिह्नित किया गया। गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके सिर सम्मान में झुके हुए थे। उन्होंने उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि उसे आफ्टर लाइफ में शांति मिल गई होगी। गांव का मुखिया आगे बढ़ा। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। उसने भाग्य को चुनौती देने के खतरों और पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करने के महत्व के बारे में बताया। भाग 10। कहानी जारी है। फुसफुसाते जंगल में जीवन चलता रहा, लेकिन चीजें पहले जैसी कभी नहीं रही। गांव वाले अब और ज्यादा सतर्क हो गए थे। अपने आसपास मौजूद अनदेखी ताकतों के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए थे। वे हर कीमत पर भूतिया नदी से दूर रहते थे, खासकर रात के समय। अर्जुन की मौत ने एक कठोर याद दिला दी थी कि कुछ चीजों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। और इस तरह भूतिया नदी की कहानी जीवित रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। ये कहानी टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के पास सुनाई जाने लगी, एक शिक्षाप्रद कहानी जो गांव वालों के दिलों में डर और सम्मान पैदा करने के लिए थी, क्योंकि वे जानते थे कि नदी में एक काली और भयानक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो भाग्य को चुनौती देने वाले मूर्खों के जीवन का दावा